हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन के ऊपर रहेगा। यूनिट सेल मैंने क्या बताया था वो आप सब लोगों को अच्छे से ध्यान होगा। एक पार्टिकल स्मॉलेस्ट, उसको मैं बार बार रिपीट करूं, या एक पोर्शन सबसे छोटा जिसको मैं बार बार रिपीट करूं और एक कंप्लीट लैटिस का फॉर्मेशन हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने ली थी एक घर की दीवार। अगर मैं एक ईंट को बार बार रिपीट करता हूं इसकी 3 डायमेंशनल फॉर्म में, एक बार ईंट के इस तरफ, एक बार इस तरफ, ऊपर नीचे, तो एक दीवार की फॉर्मेशन हो जाती है। उसमें फिर हमने अब आगे क्लासिफिकेशन करना है कि यूनिट सेल कितने टाइप्स की होती हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यूनिट सेल को मैं 2 टाइप्स में क्लासिफाई करता हूं। पहली होगी प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है इसका मतलब क्या है? आपको मैंने एटम्स बताए थे कि एक रूम है मेरे पास। इस रूम में 8 कॉर्नर हैं। एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, 5वां, छठा, 7वां और 8वां। फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। इन कॉर्नर पे अगर मैं एक एटम रखता हूं और एटम को मैं स्फेरिकल मानता हूं, तो वो जो एटम है, ध्यान से सुने प्यारे बच्चों, उस एटम का यहां पर 8वां हिस्सा आएगा। ये इस लेक्चर के आगे हम डिस्कस करेंगे 8वां हिस्सा क्यों आएगा। उसको अभी आप समझो कि सर ने सस्पेंस छोड़ दिया, तो उसके लिए आप एक वेरिफिकेशन कर सकते हो। ये मेरे पास एक फ्लोर है, नीचे एक रूम है, ये उस ऊपर वाले रूम का फ्लोर है या नीचे वाले रूम की रूफ बोल सकते हो आप इसको। इसकी जगह ये लेट कीजिए 1 और 2, मैंने इसकी क्लासिफिकेशन कर दी। तो एक तो बॉल मैंने पहले हाफ हिस्से में काट ली, आधी ऊपर है आधी नीचे है। अब उसको मैंने 2 हिस्सों में और काट दिया, तो 4 ये हो गए और 4 ऐसे ही नीचे हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, उसमें 8 हिस्से हो गए या नहीं हो गए? तो मतलब एक रूम में अगर 8 कॉर्नर है तो उसके हिस्से पे 1/8 आएगा, एक एटम का 8वां हिस्सा। ऐसे अगर मैं बात करूं, मैं बॉल को बीच में रख देता हूं तो उसका कोई भी हिस्सा नहीं होगा, कंप्लीट एक एटम रहेगा। और मैं बोलता हूं ये मेरे पास एक ये फेस है और एक मेरे सामने फेस है, इनके बीच में रखता हूं तो आधा ये फेस ले लेगा, आधा ये फेस ले लेगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, ये मेरे पास एक एटम है, एक इधर फेस है, एक इधर फेस है, इसको हम बांटेंगे तो आधा इसके पास जाएगा, आधा इसके पास आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सी होती हैं? ये लेक्चर थ्योरेटिकल रहेगा, आप ध्यान रखना। वो यूनिट सेल जिनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नाम लेते ही आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए कि वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। ये सॉलिड्स हम पिछले कुछ लेक्चर्स पे पढ़ चुके हैं। So, in these types of unit cell, constituent particles atoms, molecules and ions are present at only कॉर्नर पोजीशन। एक क्यूब है,
इसमें फेस भी होते हैं अपोजिट, सेंटर भी होता है बॉडी का, बट आपको यहाँ पर कुछ नहीं लेना। सिर्फ एक याद रखो, कोई बोलता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, आपको एक चीज़ कहनी है भाई, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, वो एटम भी है, मोलिक्यूल भी, आयन है, कोई भी हो, वो सिर्फ कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है, ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ ए क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, आप एग्जाम्पल इसका देख सकते हो। प्यारे बच्चों, ये मेरे पास एक क्यूब है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। भाई इसको वही रूम मान लो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। मेरे सामने 4 कोने हैं भाई, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने ये 2 कोने हैं सामने वाली दीवार के, 1 2 1 2 3 4 3 4, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसके पीछे ऊपर 2 और 2 नीचे। तो सिंपल सी बात है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस सिर्फ कॉर्नर पोजीशन के ऊपर स्टूडेंट्स, अब आप एक बात सुनिए, जो आपके पास प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसमें आपने बता दिया कि एटम सिर्फ कॉर्नर पोजीशन के ऊपर है। अब अगर मैं बात करूं दूसरे टाइप की यूनिट सेल की, जिसको हम बोलते हैं वो सेकेंड टाइप की यूनिट सेल है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब एटम सिर्फ कहां पर होंगे, कॉर्नर के ऊपर। नॉन प्रिमिटिव का मतलब कॉर्नर पे तो हो सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर्स पे तो हो सकते हैं, बट उसके साथ साथ वो अदर पोजीशंस के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जांपल देखिए आप, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल मीन्स आप समझ रहे, इसी डायग्राम से बताता हूँ। एटम्स कॉर्नर पे तो है ही है भाई, एक ये जो बॉडी का सेंटर है ना, मीन्स ये मेरा पूरा रूम है, आप इसको मान लीजिए। 3D रिप्रेजेंट मैं नहीं कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं करके दिखाता आपको। उसके बीच में एक एटम रख दूँ, मॉलिक्यूल रख दो या आयन रख दूँ, मैं उन तीनों को कंबाइंडली करके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नाम दे देता हूँ। तो एक इस बॉडी के सेंटर में है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as in body center also। बॉडी सेंटर के लिए ये बात फिक्स है। अब अगर मैं बात करूं, इसके 3 पार्ट हैं। इसका दूसरा पार्ट
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, मैं यूनिट सेल क्यूब को मान के चल रहा हूं। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं सोचिए। आप अपने रूम को क्यूबॉइड मान लीजिए अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं तो, अदरवाइज क्यूबॉइड भी मान सकते हैं, फेस दोनों में इक्वल होते हैं। एक मेरे पीछे देखिए, दूसरा आप उसके सामने, 2 फेस हो गए। तीसरा इस हाथ पे, चौथा इस हाथ पे, पांचवा जहाँ फर्श पे मैं खड़ा हूँ फ्लोर के ऊपर, और छठा मेरे बिल्कुल ऊपर। 6 फेस हो गई। तो फेस सेंटर में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर present at corner as well as in the center of each face। और ये अपोजिट फेस भी बता सकते हैं भाई, जहाँ भी आपका जो फेस है, अपोजिट फेस है, उनके एक सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो टोटल फेस सेंटर में आप अगर एटम्स कैलकुलेट करोगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, थियोरेटिकल में आपको बता देता हूँ, कॉर्नर्स पे हो गया 1/8 1/8 1/8 टोटल 8, एक वो हो गया एक एटम। एक इन फेस के शेयरिंग में आएगा, एक इस फेस के शेयरिंग में आएगा, और एक इस फेस के शेयरिंग में आएगा। तो टोटल 4 एटम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। आप इसको एक तरह से फेस सेंटर का बोल सकते हो कि एक उस तरह की यूनिट सेल है, बट इन दोनों में फ़र्क क्या है। फेस में क्या हो रहा था, हर एक हिस्से के बीच में शेयरिंग आ रही थी, बट एंड सेंटर में क्या होगा, आप क्यूबॉइड के किसी भी एक अपोजिट फेसेस को ले लीजिए, इनको ले लीजिए आमने सामने, इन आमने सामने को ले लीजिए, या ऊपर नीचे को ले लीजिए, एक एटम सिर्फ किसी भी एक फेस के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो ये बात भी देख लीजिए, इनकी लाइनिंग में, डेफिनेशन में डिफरेंस देखिए आप। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट corners as well as one constituent particle is present in the center of any faces। भाई ऊपर वाले और इस वाले में फ़र्क क्या है, हर फेस के बीच में एक एटम प्रेजेंट था, और इस वाले में सिर्फ किन्हीं एक फेसेस के बीच में आमने सामने एक एटम प्रेजेंट है। ये हो गया आपकी कंप्लीट जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल थी वो। अब इसमें एक बदलाव आया कुछ टाइम के बाद। आगे जो आप पैरामीटर्स पढ़ोगे, पैरामीटर्स प्यारे बच्चों आपने जो इससे पीछे लेक्चर थे उसमें हमने आपको ABC एक पैरेललोग्राम का डिज़ाइन करके बताया था, और एज लेंथ ABC और उनके बीच के एंगल अल्फ़ा बीटा एन गामा। अब इनमें उनका यूज़ आ गया। 3 डायमेंशन में चलो भाई, एक साइड है A, एक साइड है B और एक साइड है C। इनके बीच का एंगल अल्फ़ा, इनके बीच का एंगल बीटा और इनके बीच का एंगल गामा। प्यारे बच्चों होता क्या है इनमें, जब आपके ये एंगल्स हैं तो आप देखते हो कि टोटल वेरिएशन कितनी है इनके अंदर। भाई मैं कहता हूँ आपको, जैसे आपने मैथ में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है,
7p4, आप अलग अलग वैल्यूज़ बता सकते हो भाई, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, जैसे प्रोबेबिलिटी में होता है। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पर 5 स्टूडेंट हैं, इनको आप अलग अलग तरीके से रो में बैठाइए, आप इनको अलग अलग तरीके से बाहर भेजिए, तो अलग अलग पैटर्न होता है। ऐसे ही इन यूनिट सेल के केस में होता है। हम जो क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे 7 बेसिक रेगुलर अरेंजमेंट can define the general structure of यूनिट सेल। मतलब अगर आपने एक टेबल आएगी जिसमें 7 टाइप के आपको क्रिस्टल सिस्टम मिलेंगे, 7 टाइप की यूनिट सेल मिलेंगी। अगर आपने वो टेबल पढ़ ली क्रिस्टल सिस्टम की, तो आप लगभग सबको वेल डिफाइन कर सकते हो। बट एक साइंटिस्ट या फ्रेंच मैथमेटिशियन अगस्ते ब्रेवियस, फ्रेंच मैथमेटिशियन इन्होंने टोटल जो अरेंजमेंट है एज लेंथ एज एंगल से, वो जितने भी पॉसिबल हो सकते थे, भाई 7 तो आपको बेसिक चाहिए किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को बताने के लिए, बट सर अगस्ते ब्रेविस ने बताया, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, कि टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट 14 टाइप की हो सकती हैं। मीन्स आपने सारी एज लेंथ को अलग करके देख लिया, एंगल्स को उनके बीच में बदल के देख लिया, तो टोटल जो पॉसिबल स्ट्रक्चर आई आपके पास वो 14 आई। और इन्हीं 14 जो लैटिस हैं, जो स्ट्रक्चर आपको आए हैं, उन्होंने अपने नाम के ऊपर ब्रेविस लैटिस नाम दिया। टोटल 14 पॉसिबल arrangement of the lattice is known and named after Sir Auguste Brevius। उन्होंने नाम क्या दिया इनको?